नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आतंक की गिरफ्त में पाकिस्तान, आतंकियों ने फिर पुलिस चौकी पर किया हमला। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ में जिक्र होगा कि चीन सीमा पर प्रलय मिसाइल तैनात करने की तैयारी, इंडियन आर्मी के इस हथियार का दम आपको बताएंगे। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़ में जिक्र होगा कि कोरोना पर अलर्ट होने का वक्त, डॉक्टर वीके पॉल ने वायरस के खतरे, बूस्टर और मास्क पर दी सलाह। चौथी ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बताएंगे कि बीएसएफ जवानों ने मार गिराया ड्रोन, पाकिस्तान की सीमा पर गिरा 4.5 किलो हेरोइन बरामद। और इसी के साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि लोकसभा में अमित शाह की दहाड़ बोले, नशाखोरी एक गंभीर समस्या, ड्रग्स और आतंकवाद पर सख्त है सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के पेशावर में बुधवार तड़के एक पुलिस चौकी पर आतंकवादियों ने हमला किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तोपों से लैस आतंकवादियों ने पेशेवर के आचिनी इलाके में पुलिस चौकी पर हमला किया है। हालांकि हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकवादी मौके से फरार हो गए हैं। बीते दिन ही दर्जनों हथियारबंद आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दक्षिण वजीरिस्तान जिले में एक पुलिस थाने में हमला किया। आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हमले तेज कर दिए हैं। टीटीपी के पुलिस थानों पर हमले के बाद पूरे प्रांत में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रांत में स्थिति की निगरानी की जा रही है और पुलिस पर इस तरह के हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को कम से कम 50 आतंकवादियों ने दक्षिण वजीरिस्तान के वाना में पुलिस थाने पर धावा बोल दिया। आतंकवादी गोला बारूद और हथियार उठा ले गए थे। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया था, जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हुआ था। बाकी आतंकी भागने में सफल रहे। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीमा पर प्रलय मिसाइल तैनात करने की तैयारी, इंडियन आर्मी के हथियार में जबरदस्त दम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना अब चीन से सटी सीमाओं पर और मजबूत कवच तैयार कर रही है। रक्षा सूत्रों की माने तो जल्द ही प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल सीमा पर भारतीय सेना का अहम हथियार होगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि खबर है कि भारत चीन सीमा पर इस मिसाइल की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले हफ्ते रक्षा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की भी उम्मीद है। सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। ठोस ईंधन पर आधारित इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को डीआरडीओ ने डेवलप किया है। पिछले साल दिसंबर में लगातार 2 दिन में 2 बार प्रलय का सफल ट्रायल किया गया था और तभी से सेना इसे अपने बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम कर रही है और अब इसके अधिग्रहण की तैयारी लगभग अंतिम चरण पर है। चीन जैसे शातिर पड़ोसी से अपनी सीमाओं की हिफाजत के लिए भारत लगातार एलएसी पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत चीन सीमा पर एक रॉकेट फोर्स तैयार करना चाहते थे और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने हाल ही में इसका खुलासा भी किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोरोना पर अलर्ट होने का वक्त, डॉक्टर वीके पॉल ने वायरस के खतरे, बूस्टर डोज और मास्क पर दी ये सलाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के नए खतरे को देखते हुए बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने बताया कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन देश हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि पैनिक की जरूरत नहीं है। डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि मीटिंग में तय किया गया है कि कोरोना को लेकर हर हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय में समीक्षा बैठक होगी और इस दौरान डॉक्टर पॉल ने भीड़भाड़ में लोगों को मास्क लगाने की सलाह भी दी है। उन्होंने बताया कि देश में कोरोना टेस्टिंग पर्याप्त मात्रा में हो रही है और बीच बीच में स्वास्थ्य मंत्रालय निर्णय लेगा कि क्या और कदम उठाए जाने चाहिए। डॉक्टर पॉल ने बताया कि जेनोमिक सर्विलांस के बाद सितंबर में BF.7 वेरिएंट 3 बार भारत में पाया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीएसएफ जवानों ने मार गिराया ड्रोन, पाकिस्तान की सीमा पर गिरा 4.5 किलो हेरोइन हो गया बरामद। जी हां दोस्तों, भारतीय पाकिस्तान सीमा स्थित सीमा निगरानी चौकी दाओके में बीएसएफ के चौकस जवानों ने एक बार फिर पाकिस्तान की कोशिश को विफल कर दिया है। मंगलवार देर शाम 7:20 पर गहरी धुंध में बीएसएफ जवान गश्त करते रहे और तभी जवानों को ड्रोन की आवाज़ सुनी और चौकस जवानों ने तुरंत फायरिंग की और इसके कुछ ही देर बाद आवाज़ आनी बंद हो गई और ड्रोन पाकिस्तान लौट गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा में अमित शाह का बयान, बोले नशाखोरी एक गंभीर समस्या, ड्रग्स और आतंकवाद पर सख्त है हमारी सरकार। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में विपक्षी दलों ने हंगामा किया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान विपक्षी दलों ने सरकार से चीन मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया और उन्होंने कहा कि नशाखोरी एक गंभीर समस्या है जो पीड़ितों को नष्ट कर रही
रही है। ड्रग्स से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए भी किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि 75,000 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स को नष्ट करने का लक्ष्य रखा गया था और 60 दिनों के भीतर हमने 1,60,000 किलोग्राम से अधिक अवैध ड्रग्स को जला दिया है। हमने एक कमेटी भी बनाई है जो हर 15 दिन में इस डेटा का विश्लेषण करती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सब्सिडी मुफ्त उपहारों को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। यदि आप इसे अपने बजट में डाल सकते हैं और इसके लिए प्रावधान कर सकते हैं, जब आपका राजस्व आएगा और आप पैसा देंगे तो किसी को आपत्ति क्यों होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों को दी जाने वाली कई तरह की सब्सिडी पूरी तरह से जायज़ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिक्षा पर तालिबान के लगाए प्रतिबंध का विरोध कर रही है छात्राएं। अफगानिस्तान से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासकों ने लड़कियों और महिलाओं की यूनिवर्सिटी शिक्षा पर रोक लगा दी है, जिसका छात्राओं ने विरोध किया है। छात्राओं का कहना है कि शिक्षा बेहद ज़रूरी है और इस पर लगा प्रतिबंध तुरंत हटना चाहिए। नंगरहार यूनिवर्सिटी में भी इस प्रतिबंध का विरोध जताया गया और यहाँ के पुरुष छात्रों ने कहा है कि वो परीक्षाओं में शामिल नहीं होंगे। मेडिकल स्टूडेंट्स का कहना है कि ये निर्णय हमारी बहनों के लिए घातक साबित होगा। हम एकजुट होकर छात्राओं पर लगे इस प्रतिबंध को तुरंत हटाने की मांग करते हैं। तालिबान के अफसरों ने मंगलवार को अफगान लड़कियों, महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी शिक्षा पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया था। उच्च शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जारी आदेश में कहा था कि आप सभी को अगली सूचना तक महिलाओं की शिक्षा निलंबित करने के उल्लेखित आदेश को लागू करने के लिए सूचित किया जाता है। अफगानिस्तान में 3 महीने पहले ही यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर से हजारों लड़कियों और महिलाओं ने हिस्सा लिया था और इन लड़कियों में से कईयों ने इंजीनियरिंग, मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाने की इच्छा जाहिर की थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब समुद्री लुटेरों की खैर नहीं, अब हाई सी में भी चलेगा भारतीय कानून का डंडा। इंडिया को मिल गया है मैरीटाइम एंटी पायरेसी लॉ। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि भारत समुद्री लुटेरों की वजह से बीते कई सालों से परेशान रहता था। खुले समंदर में होने वाले अपराधों और समुद्री लुटेरों से निपटने के लिए भारत में अलग से कोई कानून नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र या खुले समुद्र में पायरेसी के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब भारत के पास अपना कानून हो गया है। मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल या समुद्री जलदस्युता रोधी बिल को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा में मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल 2017 इस साल 19 दिसंबर को पास हो गया है और राज्यसभा से इसे 21 दिसंबर को पारित किया गया और राज्यसभा में आने पर इस बिल का नाम एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2022 हो गया। बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये कानून का रूप ले लेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों सदनों में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आईपीसी और सीआरपीसी में समुद्री क्षेत्र में पायरेसी से होने वाली समस्या से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं था, इसीलिए सरकार इस बिल को लेकर आई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिर कोरोना की आहट से सतर्कता, यूपी सरकार ने रैन बसेरों के लिए जारी कर दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में कोविड-19 की नई लहर की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रैन बसेरे के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। बेसहारा, निराश्रित और कमजोर वर्ग के लोगों को ठंड और शीतलहर के प्रकोप से बचाने के लिए बनाए गए रैन बसेरों का संचालन कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार करने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रैन बसेरों में साफ सफाई के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, पंजाब सीमा पर मार गिराया ड्रोन, सुबह उठाकर ले गए रेंजर्स। जी हाँ दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते पंजाब में घुसने वाले एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी और उन्होंने बताया कि ड्रोन पाकिस्तानी सीमा में जा गिरा। अधिकारी के मुताबिक बीएसएफ जवानों ने मंगलवार रात 7:20 पर एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान पर तालिबान का कब्जा, स्कूल कॉलेज बंद, एनकाउंटर में मेजर की मौत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। टीटीपी और पाकिस्तान पुलिस के एनकाउंटर में पाकिस्तानी सेना के मेजर आबिद जमान की मौत हो गई है और टीटीपी के साथ एनकाउंटर में पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान पुलिस के कई अधिकारियों के बंधक बनाने की भी खबर है और गोलीबारी में भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान पुलिस से हेलीकॉप्टर मांग रहे थे। कुल मिलाकर पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसा हाल बन गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि एक जानकारी सामने आई है। पिछले 48 घंटे से बन्नों में ऑपरेशन चल रहा था जो अब खत्म हो चुका है और इस घटना में 6 आतंकी मारे गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन में कोरोना ब्लास्ट के बीच
भारत सरकार अलर्ट पर 24 घंटे के भीतर लिए 2 बड़े फैसले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने हाहाकार मचा दिया है और इसे लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। 24 घंटे के भीतर उसने 2 बड़े फैसले ले लिए हैं। पहला, केंद्र ने राज्यों से जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए कहा है और दूसरा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कोविड की ताजा स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक बुलाई है। चीन के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में भी कोरोना के मामले में अचानक तेजी आई है और इसे लेकर कोविड वर्किंग ग्रुप के प्रमुख एन.के. अरोड़ा ने भी मंगलवार को बड़ा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हालांकि आसपास खासतौर से चीन की स्थितियों पर नजर रखनी होगी। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और इसका कारण बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन है। देश में करीब पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, चीन और अमेरिका में कोविड-19 के मामलों में अचानक तेजी आई है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो संक्रमित व्यक्तियों के नमूनों के जीनोम सीक्वेंसिंग में तेजी लाएं, साथ ही वायरस के नए वेरिएंट्स पर नजर रखें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 50 साल के सबसे बुरे दौर में चीन की इकोनॉमी, भारत की ग्रोथ के आगे घुटनों पर ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, साल 2021 तक किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि चीन की इकोनॉमी को बड़ा झटका लग सकता है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक मौजूदा वित्त वर्ष के लिए चीन की जीडीपी का अनुमान लगाया है और वो अगर सच होता है तो 50 साल में चीन के लिए सबसे खराब दौर होगा। वास्तव में साल 2012 से लेकर 21 तक चीन की औसत इकोनॉमी ग्रोथ 6.5% से ज्यादा थी, लेकिन बीते एक साल में कोविड प्रतिबंधों की वजह से देश की इकोनॉमी गर्त में चली गई है। पिछले साल जब चीन की इकोनॉमी करीब $18 ट्रिलियन पर पहुंच गई थी तो इकोनॉमिस्टों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि चीन 2030 तक अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। मौजूदा हालत को देखते हुए अब वही अर्थशास्त्री इस भरोसे पर डगमगाने लगे हैं। खास बात तो यह है कि भारत जीडीपी ग्रोथ के मामले में चीन से आगे निकल चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तवांग के बेहद करीब पहुंचा चीन तो भारतीय सेना ने ड्रैगन को दिया उसी की भाषा में जवाब। जी हाँ दोस्तों, चीन अपनी नापाक चाल से बाज नहीं आ रहा है। उसने गलवान वाली हिमाकत तवांग में भी दोहराने की कोशिश की है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मुंह की खानी पड़ी है। इस बीच एलएसी पर चीन की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। चीन ने भारत को मात देने के लिए इस इलाके में नए सैन्य और यातायात के आधारभूत संरचना बना लिए हैं, जिससे वो बहुत तेजी से अपने सैनिकों को जब चाहे भेज सकता है। एलएसी से चीन की सड़क मात्र 150 मीटर तक पहुंच गई है और चीन के साथ भारत की करीब 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। सामरिक लिहाज से पाकिस्तान से कहीं ज्यादा चुनौती चीन से है और ये चुनौती पिछले 2 साल में भी और भी बढ़ गई है। गलवान के बाद तवांग में भी जिस तरह से चीन के सैनिकों की पिटाई हुई है, चीन उससे बौखलाया हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों ने खुलासा किया है कि तवांग जिले के यांगसे पठारी इलाके में भारत ने चीन के ऊपर अपनी रणनीतिक ताकत बनाई हुई है और अरुणाचल के अलावा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में भारत की चीन के साथ सीमा लगती है और इन इलाकों में बीआरओ ने रोड का जाल बिछा दिया है। सिक्किम में पिछले 5 साल में बीआरओ ने 18 रोड बनाए हैं जिनकी कुल दूरी करीब 663 किलोमीटर है और वहीं उत्तराखंड में 22 रोड का निर्माण किया जिनकी दूरी करीब 947 किलोमीटर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में कोरोना की स्थिति पर मांडविया कर रहे बैठक, अन्य देशों की हालत देख उठाए जाएंगे कदम। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर सिर उठा रही कोरोना महामारी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और इनमें चीन व अन्य देशों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए एहतियाती उपायों पर मंथन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने बताया कि बैठक में देश के प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं और उन्होंने कहा कि मंगलवार को जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल, कोविड-19 वर्किंग ग्रुप NTAGI के प्रमुख डॉक्टर N.के. अरोड़ा, DG ICMR डॉक्टर राजीव बहल समेत कई सारे वैज्ञानिक यहां पर शामिल हैं। और आपको बता दें कि इस बीच कोरोना के पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग फिर से शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली सरकार के लोकनायक और ILBS अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव सैंपलों को जुटाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। BSF ने फिर गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, आवाज सुन की फायरिंग, पाकिस्तान सीमा में 20 मीटर अंदर जाकर गिरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब बॉर्डर पर मंगलवार शाम करीब 7:20
मिनट पर बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान का ड्रोन फायरिंग करके गिरा दिया और ड्रोन की आवाज़ से जवान मुस्तैद हो गए थे। इस बीच कोहरे का फ़ायदा उठा ड्रोन को भारतीय सीमा में प्रवेश करवाया जा रहा था, लेकिन मौका रहते जवानों ने इसे गिरा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोहरे की चादर का फ़ायदा उठा रहा था पाकिस्तान और इसका इस्तेमाल करके भारत में ड्रोन भेज रहा था, लेकिन मात्र आवाज़ सुन के उसके ठिकाने का पता लगा लिया देश के जवानों ने और उसको वहीं ढेर कर दिया और पाकिस्तान में मलबा बन चुका है पाकिस्तान का ड्रोन। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एलओसी पर 10 मीटर से भी कम विजिबिलिटी, कोहरे के बीच बीएसएफ कर रही पाकिस्तान से हमारी रक्षा। जी हाँ दोस्तों, शीतलहर और कोहरे के बीच बीएसएफ के जवान पाकिस्तानी आतंकवादियों से देश की रक्षा करने के लिए मुस्तैद खड़े हैं। सीमा पर कुहासे के कारण 10 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी होती है और इसके बावजूद ये जवान सरहद की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कुहासे का लाभ उठाते हुए जब भी पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते हैं, ये उन्हें या तो वहीं ढेर कर देते हैं या फिर जवाबी कार्रवाई से दुश्मन पीछे भाग जाते हैं। पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर भी कुहासे के कारण विजिबिलिटी घट गई है। बीएसएफ के जवानों ने यहां गश्ती बढ़ा दी है और बीएसएफ के इंस्पेक्टर मुकेश गुप्ता ने कहा कि हमारे लिए मौसम कोई कारण नहीं होता है, हम गश्ती जारी रखते हैं। हम घुसपैठ और स्मगलिंग की दुश्मनों की कोशिशों के लेकर काफ़ी अलर्ट रहते हैं और अभी सीमा पर विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम हो चुकी है, लेकिन हम अपने देश और नागरिकों की रक्षा करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन से तनातनी के बीच भारत ने तवांग में बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पर दिया जोर और लगाएंगे नए टावर। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद सरकार कई कदम उठा रही है। तवांग जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सरकार ने और मोबाइल टावर लगाने का फैसला किया है। ये फैसला 9 दिसंबर को यांगसे में भारत चीन संघर्ष के बाद हुआ है। तवांग के उपायुक्त के दामो ने कहा कि बीएसएनएल और भारतीय एयरटेल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 22 नए मोबाइल टावर्स लगाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब चीनी सैनिकों का क्या होगा? भारत से बढ़त लेने के चक्कर में चीन ने कर दी ये बड़ी गलती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी सेना हाई एल्टीट्यूड में अब तकनीक के जरिए बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। हाई एल्टीट्यूड चीन की दुखती रग है और चीन के सैनिक हाई एल्टीट्यूड पर भारतीय सैनिकों से मुकाबले में पिछड़ जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन तकनीक के जरिए अपनी इस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहा है। 15,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर जाने से पहले अमूमन 14 दिन का एक्लेमेटाइजेशन ज़रूरी है और इसके बाद शरीर वहां के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन चीन ने इन 14 दिनों की जगह अपने सैनिकों को 3 दिन में ही तैयार करने के लिए एक्लेमेटाइजेशन चैम्बर बनाए हैं और सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने सैनिकों को तैनात करने के लिए इन चैम्बर्स का सहारा ले रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कड़ा संदेश, महत्वपूर्ण मामले में सियासत ना करने के लिए कहा, तवांग से भी है इसका कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में राजनीतिक दखलंदाजी के खिलाफ इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ने दिल्ली में एक रिजोल्यूशन पारित करते हुए कहा है कि अगले दलाई लामा का चयन धार्मिक आधार पर होना चाहिए और इस मामले में बाहर से कोई भी दखल अंदाजी मान्य नहीं होगी। देखा जाए तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हिमालयन काउंसिल का रिजोल्यूशन चीन के लिए एक कड़ा संदेश है, जो लगातार ये दावा करता है कि दलाई लामा का अगला उत्तराधिकारी चीन से ही होगा। 20 दिसंबर को इंडियन हिमालय काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान इस बात की चिंता जाहिर की गई कि कुछ देश बौद्ध धर्म के आंतरिक मामलों में दखल देकर उसके फैसले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो कुछ साल पहले चीनी सरकार के एक अधिकारी ने यह बयान देकर दलाई लामा के अनुयायियों को नाराज कर दिया था, जिसमें चीन की तरफ से कहा गया था कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का उत्तराधिकारी चीन से ही चुना जाएगा। वहीं चीन की तरफ से ये भी कहा गया था कि इस मुद्दे पर भारत की तरफ से किसी भी तरह के हस्तक्षेप दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल ने ही जबरदस्त झटका दे दिया है चीन को और कहा है कि धार्मिक आधार पर अगला दलाई लामा चुना जाएगा और किसी का भी दखल इसमें बर्दाश्त नहीं होगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुड तालिबान बैड तालिबान वाला फार्मूला पाकिस्तान पर भारी, टीटीपी खेल रहा है मौत का खूनी खेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कहते हैं कि जो लोग दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, एक दिन वही आग उनके घरों को भी जला देती है। पाकिस्तान के साथ यही बात एकदम सच साबित हो रही है। पाकिस्तान की अथॉरिटी इस समय खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में तहरीके तालिबान के साथ वार्ता करके आतंकियों के साथ टकराव को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है। स्थानीय स्कूल बंद है और लोग घरों में कैद हैं। एक पुलिस स्टेशन पर बंधक संकट है और
टीटीपी के आतंकियों ने इस जगह पर कब्जा कर रखा है। रविवार को टीटीपी के 30 से ज़्यादा आतंकियों ने हमला किया और जेलर्स से हथियार छीन लिए और ये आतंकी अफगानिस्तान तक जाने का सुरक्षित रास्ता मांग रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर वो सुरक्षित अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं तो 8 पुलिस ऑफिसर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस अधिकारियों को रिहा कर दिया जाएगा। खैबर सरकार के प्रवक्ता की तरफ से जानकारी दी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन के लिए नई प्रलय, एलएसी पर होगी तैनाती, 500 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन को मार गिराने में सक्षम। जी हाँ दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच चल रही तनातनी के बीच अब भारत अपनी ताकत में इजाफा करने में जुटा है। भारतीय सेना बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय खरीदने पर विचार कर रही है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के ठिकानों का पूरी तरह से सफाया करने में सक्षम है। रक्षा सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि भारतीय रक्षा बलों द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव उन्नत चरण में है और इस सप्ताह एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान इसे मंजूरी मिल सकती है। यह प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय आया है जब भारतीय सेना एक रॉकेट फोर्स के निर्माण पर काम कर रही है, जिसकी रक्षा मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर चर्चा हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि दिवंगत जनरल बिपिन रावत सीमा पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए एक रॉकेट बल के निर्माण पर काम कर रहे थे। मिसाइल का पिछले साल दिसंबर में लगातार 2 दिनों में 2 बार सफल परीक्षण किया गया था और तब से सेना इसके अधिग्रहण और शामिल करने की दिशा में काम कर रही है। 150 से 500 किलोमीटर की सीमा के साथ प्रलय ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर और अन्य कई तकनीकों से संचालित है।